हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शायक मुखर्जी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में और ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप यू विल लाइक इट। मैं इस चैनल का खोलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सिंपल भाषा में साइंस को कैसे समझाया जाए। मैं कोई फिजिसिस्ट नहीं हूँ, पर जो भी मैंने पढ़ा है अब तक और मैं आगे भी पढ़ूँगा, तो जो भी मैंने पढ़ा है तो उसके हिसाब से मैंने क्या जाना है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, एकदम सिंपल। सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार जिक्र किया था ग्रेविटी का। वो फेमस किस्सा तो आप सब लोग को पता ही होगा, जो साइंस पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, सबको ये पता है कि वो एप्पल गिरने की बात, अगर वो एप्पल नहीं होता तो शायद ग्रेविटी होती ही नहीं आज। नहीं, जोक्स अपार्ट। सर आइजैक न्यूटन देखें कि एक एप्पल पेड़ से नीचे ही गिरा, तो उनके मन में सवाल आया कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। ऊपर खाने वाले कोई थे नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ खींच रही थी। ठीक है, ये किस्सा 1700 सदी का होगा, ये मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, आप सर्च कर लेना नेट में। तो पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने जिक्र किया था ग्रेविटी का। तो क्या है ये ग्रेविटी? ग्रेविटी बेसिकली जो है ये एक अट्रैक्शन फोर्स है और आकर्षित बल है जो इस यूनिवर्स के हर एक वस्तु के ऊपर काम करता है। अगर यूनिवर्स में दो चीज़ आप मान लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ है और मंगल ग्रह में एक चीज़ है, तो उन दोनों के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ये फोर्स, ये जो यहाँ पे जो मैटर रखा हुआ है पृथ्वी पर, वो मंगल के वो दूसरे जो मैटर है उन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। पर ये फोर्स आप मेजर नहीं कर सकते और महसूस नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मेजर ज़रूर कर सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने छोटे हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना बड़ा है, तो आप इसको नहीं ये कर सकते, नहीं महसूस ही नहीं कर सकते। ये मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। F प्रोपोर्शन टू m1 m2 अपॉन r²। तो देखिए m1 मान लेते हैं, इस पृथ्वी का जो पृथ्वी के अंदर जो मैटर है उसका अगर मास हो गया, m2 हो गया मंगल पे जो है जो वो मास, और r हो गया इसका डिस्टेंस। तो देख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जो डिस्टेंस है उसका। तो इसका क्या मतलब है कि जितना दूर वो वस्तु होगा उतना वो जो दो मैटर है ना, तो वो जो दो मैटर जितने दूरी पर होंगे उतना ही उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, है ना। ये सिंपल भाषा में। और अगर दोनों मैटर का मास भी कम हो गया तो भी उनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। अभी इस एप्पल और धरती के बीच में क्या हो गया? देखिए, धरती एक अलग एक मैटर है और एप्पल एक अलग मैटर है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। धरती एक अलग मैटर है, एप्पल एक अलग मैटर है। तो इसमें एक तो वस्तु बहुत बड़ा है जो धरती है, और एप्पल है बहुत छोटा धरती के मुकाबले। तो जब पेड़ में वो एप्पल था तो तब धरती उसको खींच रही थी अपने तरफ, अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींच रही थी। तो तब वो एप्पल वहाँ से गिरा और ज़मीन में आके गिर पड़ा। ज़मीन में ही आएगा क्योंकि सेंटर तो ज़मीन की तरफ होता है ना। सेंटर आप ज़मीन में खोदते चले जाओगे तो आप ज़मीन के एकदम केंद्र तक पहुँच जाओगे पृथ्वी का। तो आप जब वो एप्पल गिरा तो धरती के एकदम केंद्र की तरफ ही जा रहा था और बीच में ज़मीन आ गया हमारा, तो ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा। अभी ये क्यों हुआ? एप्पल धरती को क्यों नहीं खींच पाया? ये बेसिक सवाल का उत्तर है कि एप्पल का जो मास है, एप्पल का जो मतलब मास है, जो m1 और m2 देखा था ना आपने, वो इसमें, तो वो m2 अगर मैं एप्पल का पकड़ लूँ तो m2 बहुत छोटा है धरती के मास के कंपैरिजन में। तो वो जब गिरा तो उसको तो गिरना ही था, क्योंकि धरती का मास तो इतना है एप्पल के मुकाबले के एप्पल उसको खींच नहीं सकता उसके ऊपर। पर सर आइजैक न्यूटन ने ये तो बता दिया कि ग्रेविटी है और ग्रेविटी काम ऐसे करता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे काम करता है। एक वस्तु आप यहाँ रख दीजिए, एक वस्तु आप थोड़ी दूर में रख दीजिए, उनके बीच में भी आकर्षण बल है। दे टू हैव द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ईच अदर, बट हाउ, क्यों होगा ये अट्रैक्शन फोर्स? इसका जवाब दिया सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, द शार्पेस्ट ब्रेन इन दिस सेंचुरी। तो
उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बहुत ही मतलब दिमाग को हिला देने वाला एक आइडिया लाए वो, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो स्पेस है वो एक 3D फैब्रिक है बेसिकली। अब ये क्या है ये 3D फैब्रिक, ये मैं एक पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ये है 3D फैब्रिक। अभी अगर आप एक हम लोग सब जो यूनिवर्स में है सब इस 3D फैब्रिक के ऊपर ही है, ये अंदर में है, ठीक है। तो ये 3D फैब्रिक के ऊपर जब भी कोई मास आता है तो वो 3D फैब्रिक कर्व्ड हो जाता है। इसको कहते हैं स्पेस टाइम 3D फैब्रिक। तो स्पेस टाइम के ऊपर मैं दूसरा कोई एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि 3D फैब्रिक के ऊपर कोई भी अगर मास आ जाता है, कोई भी, वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उस मास के हिसाब से कुछ ना कुछ कर्वेचर बनता है उसका। वो मैं पिक्चर देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वो कर्वेचर बन जाता है तो उसके आसपास अगर कोई भी मैटर आ जाए और वो कर्वेचर के अंदर घुस जाए, तो देखिए आप एक वीडियो आप देख लीजिए, इसमें से आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस मैटर को। And so you put mass in a place in space, it warps space-time, and objects are not feeling a force of gravity, they're just following the natural curvature. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, feel that curvature, and move accordingly. If you have more mass, it's going to bend space-time more. And so if you have objects there, they are going to respond to that, right? And so you put something there, now it's attracted. Well, instead of just letting go of one, what if I give it a sideways push? Now it orbits. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things, but this one does lose energy in spiral. तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे वो मेम्ब्रेन के ऊपर जो रबर पैड था वो डीप हो गया। ऐसे वो रबर पैड के आसपास जो बॉल्स घूम रही थी वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम्स की तरह है ना। तो यही है बेसिक्स ऑफ हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स, द बेसिक्स ऑफ हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स। एंड सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मतलब है, वो है, उसका जिक्र किया था, वो है, और इस तरीके से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एक लॉ बताया था और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हाँ वो लॉ भी सही है और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स लाइक दिस एंड दिस स्पेस टाइम 3D कर्वेचर एंड ऑल। अब हो जाती है, ये तो सब हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम मेकिंग इट टू डिफिकल्ट फॉर यू और व्हाट, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो अभी क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ रूल्स यहीं तक तो ठीक था। सर आइजैक न्यूटन और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों का ही एकदम सिद्धांत ठीक था। अभी क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कहाँ पे है? जहाँ पर भी हम माइक्रोस्कोपिकल लेवल में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पे शुरू हो जाता है दिक्कत। अभी क्या है ये दिक्कत? ये माइक्रोस्कोपिकल जो वर्ल्ड है इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम फिजिक्स का एकदम सिंपल भाषा में ये होता है सबसे छोटे लेवल का यूनिवर्स। मतलब आप अगर साइंस से हो या फिर साइंस नहीं भी पढ़े हो तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक आप मास को, एक पदार्थ को अगर तोड़ते चले जाए तो उसका छोटा जो एक कणा होगा, छोटा जो एक पार्ट होगा, वो है आपका एटम, ठीक है। तो वो एटम्स के भी 3 पार्ट है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका भी और अंदर जा सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब भी आप इस प्रोटॉन के जो एटम्स के लेवल पे आप चले जाएंगे तो आप घुस गए क्वांटम फिजिक्स में।
तो क्लासिकल फिज़िक्स जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से क्वांटम फिज़िक्स का शुरू होता है। और बिलीव मी, आप मुझे यकीन कीजिए, क्वांटम फिज़िक्स में जो होता है वो आप अगर सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। सर आइजैक न्यूटन और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ही अपने 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 थ्योरी, अपने अपने कैलकुलेशंस को प्रेजेंट किए थे इस प्रकार के वो यूनिवर्स के हर जगह काम करेगा, हर लेवल पे काम करेगा, चाहे आप जितना भी बड़ा मास ले लो या जितना भी छोटा मास ले लो। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि क्वांटम फिज़िक्स में जब आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बात कर रहे होते हो, उनके मेजरमेंट ले रहे होते हो, तो वहाँ पे ग्रेविटी इस तरीके से काम नहीं करता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई मतलब हमारे यहाँ पे जो सर का आइजैक न्यूटन का जो लॉ मैंने अपने बताया आपको, तो वो काम ही नहीं करता यहाँ पे, उस तरीके से कोई काम ही नहीं करता, ठीक है। और ना ही उसका कोई सबूत मिला है अभी। ये मुझे पता नहीं कि नेचर इटसेल्फ इज़ ऑपोजिंग अस टू नो दैट कि हाउ इट वर्क्स, ये है कि दूसरा कोई कारण है, पर क्वांटम लेवल में ग्रेविटी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी विषय में आज सब दुनिया के सब साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो ये था मेरा पहला वीडियो, और इस वीडियो का मेरा मोटिव था कि मैं आपको समझाऊं कि ग्रेविटी कैसे काम करता है क्लासिकल वर्ल्ड में, मैक्रो फिज़िक्स में और माइक्रो फिज़िक्स में। माइक्रो फिज़िक्स का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं पता, क्योंकि ग्रेविटी माइक्रो फिज़िक्स या जो क्वांटम फिज़िक्स है उसमें काम ही नहीं करता। वैसे वो कैसे काम करता है उसका ही रिसर्च चल रहा है आज सभी जगह पे। जैसे सर्न बोल के एक जगह है, उसमें हमारे मनुष्य के द्वारा तैयार किया हुआ सबसे लार्जेस्ट और सबसे महंगी मशीन है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से, LHC जो है, उनका एक पिक्चर देख लीजिए आप यहाँ पे। वहाँ पे लाइट की जो गति, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो लोग पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और उन दोनों को टकराते हैं, ताकि उन लोगों को, हमारे साइंटिस्ट को ज़्यादा जानकारी मिल सके कि क्या हो रहा है क्वांटम वर्ल्ड में। क्योंकि हम लोग जो बड़े हमारे आसपास जो चीज़ है उसका तो सही से परीक्षा या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर क्वांटम वर्ल्ड में इतना आसान नहीं है। तो आज भी कोशिश जारी है कि कैसे काम करता है ग्रेविटी उन माइक्रो लेवल्स पे, और विज्ञानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत करीब भी है। तो आई होप आपको समझ में आया। मैं नहीं जानता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया ये, बहुत ज़्यादा ये आप लोग समझ पाएँ। आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ you like this video, please subscribe my channel and help me to provide more videos for you related to science and all that. Thanks a lot. Thank you.